अ, पहली बात तो मेरा नाम सुशील सोलंकी है। मैं सीबीआईसी में अभी काम नहीं करता हूँ, मैं रिटायर्ड हूँ। 30 साल गवर्नमेंट में काम करके रिटायरमेंट ले लिया मैंने भी। एंड बट गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी साल काम किया, जिसके अंदर आपका ये पॉलिसी बनती है, बजट्स बनते हैं, तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सपोजर है कि गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे बनाती है। और स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्सेज, जहाँ सेंट्रल एक्साइज, कस्टम्स और सर्विस टैक्स में मैंने 30-35 साल काम किया। अब ये जो इश्यू, जो फेक इनवॉइस का इश्यू पिछले जीएसटी आने के पास बढ़ गया है, ये क्यों बढ़ा है? और एक, क्योंकि मैं एमआरआई के साथ में काम कर रहा हूँ, आपकी मेटल रिसाइकलिंग एसोसिएशन के साथ में काफ़ी टाइम हमने काम किया उसमें से। ये जो इश्यू है सिर्फ एक इंडस्ट्री का इश्यू नहीं है, ओनली आपका इंडक्शन फर्नेस का इश्यू नहीं है। अगर इस फेक इनवॉइस को अगर आपको हैंडल करना, तो मैं राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, जहाँ से स्क्रैप जनरेट होके लास्ट कंजम्पशन होता है, इस पूरी चेन को देखना पड़ेगा। क्योंकि जो कंजम्पशन इंडस्ट्री है, जैसे आपकी इंडक्शन फर्नेस इंडस्ट्री, आप कहते हैं हम तो जेन्युइन है सर, हम तो स्क्रैप लेते भी और बिल भी आता है, और फिर भी डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट में एक्शन लेता है, ये कहकर कि आपके वाले पहले किसी आदमी ने कोई बोगस परचेज किया था, इसलिए आपका भी बोगस परचेज है। ब्रॉड इश्यू आपका ये है इसमें जाकर के। अब ये होता क्यों है? पहली बात, लेट अस सी इट। पहले वाले स्पीकर ने ही बताया था इसमें से, और जो स्टडी मैंने नॉन फेरस मैन्युफैक्चरर्स और नॉन फेरस ट्रेड्स एसोसिएशन से काफ़ी लोगों से पर्सनली मिला है। मैं स्क्रैप वालों की दुकान में भी बॉम्बे में काफ़ी जगह गया, एंड लेट मी अंडरस्टैंड कि ये स्टार्ट प्रॉब्लम कहाँ से हुई है, और ये प्रॉब्लम जीएसटी आने के बाद ही क्यों हुई है, जीएसटी आने के पहले प्रॉब्लम क्यों नहीं थी जाकर के। फैक्ट्स ये है कि एक तो पहली बात, डेटा इंडिया में नहीं है कि कितना स्क्रैप हम लोग यूज़ करते हैं, बट एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग कि अराउंड 15 से 20% इंडिया का जो स्क्रैप वो इंपोर्ट होता है आपका जाकर के, 10 से 15 आपका फैक्ट्री का जनरेटेड है, से अराउंड 60 to 70% स्क्रैप आप लोग जो फैक्ट्री में यूज़ करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एंटायर मेटल इंडस्ट्री, नॉट ओनली द आयरन स्टील, आपका उसमें फेरस और नॉन फेरस दोनों शामिल है। तो अराउंड 60 to 70% जो आपका स्क्रैप जो फैक्ट्री में आप लोग यूज़ करते हैं, वो लोकली जनरेटेड, हाउस होल्ड जनरेटेड स्क्रैप है। और मेन प्रॉब्लम वो डोमेस्टिकली जनरेटेड स्क्रैप की है। इसमें घर घर में कबाड़ी लोग आते हैं आपके जाकर के, कोई किसी का फ्रीज खराब हो गया, किसी का रेफ्रिजरेटर खराब हो गया, पुराने बर्तन है, शामिल करके लेके आते, वो बेचते हैं उनको जाकर के। तो फर्स्ट वाला जो आदमी, उसको मैं नाम ए देता हूँ, जो एग्रीगेटर है, जो कबाड़ी से परचेज करता है। ए फिर बी को बेचता है, बी सी को बेचता है, और सी डी को बेचता है मेरे एग्जाम्पल में, और डी आप लोग हैं जिसमें से मैन्युफैक्चरर है। ओके, अब जो ए वाला जो एग्रीगेटर है, अलग अलग कबाड़ी वालों से माल लेता जाकर के, और कबाड़ी वाला, हमको मालूम है कि कबाड़ी वाला वो जनरली कहा जाता है कि वो चेक से एक्सेप्ट नहीं करते, इवन पेटीएम या यूपीआई भी एक्सेप्ट नहीं करते। और उसके बाद में जो ए जब बी को देता है, अब ये जीएसटी आने के बाद में एक नई कैटेगरी आ गई है, जो फेक इनवॉइस का सबसे बड़ा काम वहाँ चालू है इसमें जाकर। अब जो फर्स्ट लेवल का ए बंदा है, जो कबाड़ी से लोगों से लेता है, उसको कैश पेमेंट करना है कबाड़ी वाले को, लेकिन आगे उसको बेचना है। आगे वाला बोलता है मैं तो जीएसटी का बिल लूंगा, इसके बना लूंगा नहीं, क्योंकि ई वे बिल में कहीं पकड़ा जाऊंगा, कभी चेक की मेरी प्रॉब्लम होगी जाकर के। तो यहाँ पर एक नई एंटिटी क्रिएट होती है बी वाले की जाकर के। बी वाला बोलता ठीक है, मैं तुम्हारे से कैश में ले लूंगा, आगे जो जीएसटी के बिल बनाने का काम वो मेरा काम है जाकर के। अब वो उसने कैश में स्क्रैप तो परचेज कर लिया, अब वो आगे सेल करना, उसको सेल उसको जीएसटी बिल के अंदर करना है, और परचेज उसके पास में कैश का है। अब यहाँ पर थर्ड एंटिटी आती है जो मार्केट में बोगस बिल देते हैं जाकर के, तो सिर्फ बोगस बिल का काम करते हैं। या फिर कोई लोग काजू का बिल दे देगा, कोई बादाम का बिल दे देगा, कोई जाकर कोई और आइटम का बिल दे देगा, कोई आपके मेटल मार्केट में जो फाइनली जो आपके जो मार्केट में कॉपर स्क्रैप बेचते हैं, सॉरी कॉपर वायर वगैरह बेचते हैं, जिसको बिल की जरूरत फाइनल नहीं पड़ते, उनके बिल वहाँ जाते हैं। इस इज ए फैक्ट्स ऑफ द आपकी इंडस्ट्री का सच्चाई वही है आपकी जाकर के। ये बोगस बिल आते कहाँ जाकर के इसमें से। अब पहले डिपार्टमेंट ने कुछ टाइम लगा उनको समझने में जाकर के ये कि बोगस बिल आ रहे हैं, क्यों? जब तक वो बोगस बिल क्रिएट करने वाला आदमी को पकड़ते थे, तब तो साल 1.5 साल निकल जाता था और डिपार्टमेंट के हाथ में कुछ नहीं आता था। अब डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ टाइम से बंद कर दिया कि नहीं, जीएसटीआर 1 आप फाइल किया और जीएसटीआर 3 भी उसी महीने का फाइल नहीं किया, तो हम आपको जीएसटीआर 1 अगले महीने से अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद में बोगस बिल आने का कुछ चांसेस कम हो जाएगा जाकर। मैं ये तो नहीं कहता पूरा बंद हो गया। तो इस पूरी प्रॉब्लम में अब एक इश्यू और था, मैंने आपको कहा था कि जीएसटी के पहले क्या प्रॉब्लम थी और अभी क्यों। अभी जीएसटी आने के बाद ही सडनली डिपार्टमेंट इतना अधिक कैप्चर क्यों कर पा रहा है और लोग इतना अधिक बोगस बिल क्यों ला रहे हैं।
सबसे बड़ा रीज़न तो ये होगा रेट आपका, जीएसटी का रेट 18% का रेट आपका। पहले जो स्क्रैप बेचते थे, वैट था, वैट में तो वो 2%, 4%, 5% का अलग अलग स्टेट का रेट था, और इंटरस्टेट पे 2% का रेट था वहाँ पर ही। तो इतना रेट के इंसेंटिव नहीं था। अब 18% आने के बाद में जो बोगस बिल दे रहा है और जो बोगस बिल ले रहा है, उन दोनों में शेयरिंग हो रही है। आप सबको इंडस्ट्री को मालूम, मैं को नई चीज़ आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये पॉइंट इसलिए अंडरस्टैंडेबल है कि ये गवर्नमेंट को ये फैक्ट्स मालूम है, और जब हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो इस फैक्ट्स के ऊपर हम कैसे काउंटर कर पाए, इसके लिए मैं फैक्ट्स रिपीट कर रहा हूँ। आपको सब फैक्ट्स मालूम है, मैं को आपको नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं जाकर के, कि उस 18% में 8% शायद वो सेलर है वो बिल का रख लेगा, 10% शायद बाहर रख देगा। तो दिस इज द कॉमन थिंग गोइंग ऑन, ये सब फैक्ट है। अब ये जो आदमी है उसके लिए, जब आप पहले भी आपके स्पीकर ने बोला कि इस इंडस्ट्री में मार्जिन जो स्क्रैप वाले के 2%, 3%, 1% में काम करते हैं, स्पेशली फेरस नॉन फेरस में आपके जाकर के। अब सवाल ये कि 2% के अगर किसी आदमी को अगर 8% और बाकी हवाला काम खत्म करने के बाद जो पीछे 5 के 6% का बेनिफिट होता है, तो कौन आदमी बिजनेस नहीं करेगा जाकर के। ये फैक्ट है, बिजनेस का फैक्ट आपके सामने ही जाकर के। इस बैकग्राउंड के अंदर लेट अस सी व्हाट आर द प्रोबेबल सॉल्यूशन। इसमें 2 या 3 सॉल्यूशंस। अच्छा, इसके पहले सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो स्क्रैप वाला माल खरीदता है उसमें इनकम टैक्स में प्रोविजन है कि 10,000 से ऊपर का कैश परचेज कर नहीं सकते, करोगे तो परचेज में अलाउड नहीं होता, रिडक्शन अलाउ नहीं होता। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो इनकम टैक्स की है, ये जो पूरी प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है, तो आपको ये सलूशन भी इस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। जब तक इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलता, आपका लॉन्ग टर्म सलूशन नहीं होने वाला। जितने हम बात करेंगे ऑल शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम। सेकेंडली टीडीएस का प्रॉब्लम भी, बट टीडीएस के अंदर है कि 10 करोड़ का टर्नओवर है, तो मैं छोड़ देता हूँ फॉर द टाइमिंग, क्योंकि अगर किसी के अंदर बायर सेलर का 10 करोड़ का टर्नओवर है तो उसको टीडीएस या टीसीएस के अंदर काम करना पड़ता है। अब मैं सिंपली आ रहा हूँ मैं 10,000 की कैश परचेज के ऊपर। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो एग्रीगेटर एज जिसकी मैं बात में आपको कर रहा हूँ, जो कबाड़ी लेकर है, वो 10,000 से ऊपर कैश परचेज कर नहीं सकता। 10,000 से ऊपर कैश परचेज करेगा तो उसको इनकम डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको जाकर के। तो वहाँ एक इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट से बाय लॉ एक रेस्ट्रिक्शन लगे कि 10,000 से ऊपर हम कैश परचेज नहीं कर सकते। ये एक फैक्ट्स और है। इस फैक्ट्स के बैकग्राउंड में लेट अस सी क्या क्या प्रोबेबल पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें जाकर के, जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और गवर्नमेंट कहाँ का अटकी, जो मेरे पर्सनल नॉलेज से मालूम है। मैं ये तो नहीं कहता हूँ गवर्नमेंट क्या सोच रही, जो मेरी नॉलेज, मेरे फ्रेंड्स जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उन लोगों से बात में कभी कभी होती है तो मालूम पड़ता है मेरे को जाकर। पहला सवाल है आरसीएम का, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म प्रपोजल जो गया, जो मैं समझाऊँ जाकर के, कि लास्ट जो मैन्युफैक्चरर है वो रिवर्स चार्ज के अंदर पे करे, और उसके अंदर पहली बात तो पहली एंटायर स्क्रैप इंडस्ट्री पर रिवर्स चार्ज लग नहीं सकता है, इससे इम्पॉसिबल। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, बायर आपका टैक्स बढ़ता है आपका। अगर बायर टैक्स बढ़ता है तो आईटीसी कहाँ मिलेगी जाकर के। हर स्टेज में बायर बढ़ता रहेगा, तो जैसे मान लो ए ने बी को बेचा, बी ने टैक्स भरा, बी ने सी को बेचा, सी ने टैक्स भरा, तो जब बी ने टैक्स भरा वो टैक्स कहाँ जाएगा, वो उसके आईटीसी नहीं मिलेगी आपको जाकर के। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आरसीएम आप पे वर्क नहीं करेगा। इसमें मेरी बात समझ रहे आप साथ, कि पूरे स्क्रैप इंडस्ट्री पे आरसीएम इज नॉट वर्केबल, इम्पॉसिबल, रूल्ड आउट। सेकंड प्रपोजल जो आप बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चर स्टेज पे हम आरसीएम लगा, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि राइट फ्रॉम स्टेज 1 ए बी सी, मेरे एग्जाम्पल में तीनों लेवल पर टैक्स नहीं लगेगा। ये गवर्नमेंट एग्री नहीं करेगी। गवर्नमेंट इसलिए एग्री नहीं करेगी, मैं आपको बड़ा फ्रैंक बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल ही गवर्नमेंट को मालूम है कि ये जो इंडस्ट्री स्क्रैप इंडस्ट्री है और ये जो यूज़र है, ये बड़ी इविजन प्रोन थी। पहले बड़े केस बनाए इनका, मेरे एक्साइज टाइम में हम लोगों ने बड़े केस बनाए जाकर। तो गवर्नमेंट कभी ट्रस्ट नहीं करेगी कि मैं ए बी सी तीनों को पूरा छोड़ दूं मैं और सीधा डी पे जाकर टैक्स लगा लो। नॉर्मल एक से पानी लेकर सर एक रिक्वेस्ट थी, ये थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट के लिए थोड़ा सा आप I'll just do it fast. Yes. I'll do it faster only. So the question ये रहेगा कि see this is a little important because unless you know the background, please continue. I mean डी के ऊपर आरसीएम लगाना जो हम सोच रहे थे जाकर, क्वाइट डिफिकल्ट और जनरल गवर्नमेंट के माइंड में एक्सेप्टेबल नहीं है कि पूरी चेन को बंद करके हम ए बी सी पे टैक्स लगाएंगे, डी पे लगाएंगे, गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने वाली, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत 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 मुश्किल है। आप ये मान के चलिए
क्योंकि जीएसटी का पूरा अगर आप बैकग्राउंड हिस्ट्री देखते हैं उसमें जाकर के, तो पूरे लेवल पे आप हर चेन पे हर स्टेज पर टैक्स लगे ताकि वैल्यू एडिशन कैप्चर हो जाए आपका। ठीक है, एक ही हो गया आरसीएम का मेरा व्यू है। सो सेकंड मेरा प्रपोजल जो आरसीएम के अंदर मेरा क्या प्रपोजल इसमें जाकर के, हम आरसीएल का गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें किस स्टेज के ऊपर, व्हेन दे परचेज फ्रॉम यूआरडी, तो जो आपका ए है एग्रीगेटर है जो कबाड़ी वालों से ले रहा है, जो अनरजिस्टर्ड है उनसे परचेज करने में उस लेवल पर अगर आरसीएम लगा तो ओनली वन लेवल, ये जीएसटी में प्रोविजन था 2017 के अंदर। गुड्स परचेज के ऊपर आज भी प्रोविजन है, आपका जो कॉटन खरीदते हैं जाकर के, सिल्क खरीदते हैं जाकर के, उस सब में आरसीएम है, क्योंकि वो सब फार्मर से आता है और फार्मर टैक्सेबल में नहीं है। तो फार्मर से कोई आदमी कॉटन खरीदता तो आज भी आरसीएम बढ़ता है उसमें जाकर के, सिल्क पे भर रहे हैं जाकर के। ऐसे कई आइटम है जिसमें गुड्स के ऊपर आरसीएम फर्स्ट लेवल ओनली एक लेवल के ऊपर है। यही प्रपोजल अगर हम गवर्नमेंट को दें कि स्क्रैप के अंदर अगर अनरजिस्टर्ड डीलर जो आप कबाड़ी वाले हैं या नेक्स्ट वाला भी हो सकता है, उससे परचेज में ओनली एक लेवल में आरसीएम लगेगा। बट उसके साथ में एक इक्वली इंपॉर्टेंट है, वी शुड टेक विद द गवर्नमेंट कि इनकम टैक्स की 10,000 की लिमिट है, उस लिमिट को बढ़ाया जाए। मेरे पास सुनिए, अगर आपको रूट कॉज खत्म करना है अगर जो, तो आपको हमको देखो, गवर्नमेंट पूछे कि भाई ये आपको करा कर हम क्या पूरे इंडिया में कैश का धंधा बढ़ाना चाहता है, कि जो गवर्नमेंट का पॉलिसी नहीं है। आई गॉट टू आंसर्स। फर्स्ट आंसर, एग्रीकल्चर कमोडिटी में कैश परचेज का कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई फार्मर मंडी में जाके बेचता है वो कैश में 50 लाख के भी कर सकता है, 10 लाख का भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। सेकेंडली, ज्वेलरी के अंदर 2 लाख रुपए तक का सेल अलाउड है, परचेज अलाउड नहीं। मैं आपको आई एम मेकिंग वेरी क्लियर। बट गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि कीपिंग इन माइंड द पिक्यूलरिटी ऑफ दिस इंडस्ट्री, कि हमारे स्क्रैप के अंदर मैं उन आदमी को पैसा यूपीआई से पे करना चाहता हूँ, पेटीएम से, पर वो लेगा नहीं जा करके, तो आप एक टाइम दीजिएगा, अगले 3 साल के अंदर ग्रेजुअली करते 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 उसको करो। बट उसके पहले हो सकता है स्क्रैप इंडस्ट्री में आप 10,000 की जगह 1 लाख रुपया कर दो जाकर के। मेरे ख्याल से इसमें इट कैन वर्क। अगर वो प्रपोजल और फिर आरसीएम है, देन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। आई कैन टेल यू प्रॉब्लम सॉल्व, बिकॉज फर्स्ट लेवल के ऊपर कैश अलाउ करेगा तो जो स्क्रैप खरीदना वाला है वो कैश में खरीद लेगा 1 लाख रुपए तक का। दिन में 10 आदमी आते हैं, 10 लाख रुपए का कैश खरीद लिया उसने जाकर के, उसको आरसीएम में टैक्स भर दिया, चेन बन गई। तो ये बीच में जो फेक बोगस वाला आदमी जो क्रिएट हुआ था आपका ना, वो खत्म हो जाएगा जाकर। किसी को 8% 10% शेयर नहीं करना पड़ेगा। दिस इज माई फर्स्ट प्रपोजल। लेट अस एज्यूम के मान लो गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती हमारी प्रपोजल, विच दे शुड एक्सेप्ट इट। मान लो अगर हम फोर्सफुली विथ लॉ, सी मेरा प्रपोजल, मैंने गवर्नमेंट में 10 साल तक पॉलिसी पर काम किया, अगर लॉजिक के साथ में आप जाओगे तो सुनेंगे वो आपकी बात जाकर के। हम लोग इलॉजिकल बात करेंगे कि साहब ये फेक इनवॉइस सब मर रहे हैं जाकर, कोई सुनने वाला बात नहीं अपनी। सेकंड प्रपोजल, रेट रिडक्शन। यस, रेट रिडक्शन किस लिए मांगना है, पहले आप उसका लॉजिक गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करो कि हम रेट रिडक्शन में हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि वैट में इतनी चोरी, शायद फेक इनवॉइस के केस ऐसी बात नहीं होती थे पहले साहब, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इतना बड़ा लेवल क्यों हो गया। रीजन साहब के 4 और 5% के एवरेज से आप 18% पहुंच गए। 18% में लोगों का चोरी करने का इंसेंटिव बढ़ गया जाकर के। उस इंसेंटिव, अगर वो इंसेंटिव तोड़ देता आप जाकर के, तो वो जो बीच में जो मैंने कहा ए और बी क्रिएट हो गया जाकर के, वो बी खत्म हो जाता है जाकर के, तो फिर ग्रेजुअली हो सकता है लोगों में इंसेंटिव का वो, तो लोन अगर 5%, अभी आपके पास जीएसटी 5% का रेट है, 12% का रेट है, 18% का, तो उस 5% के रेट के ऊपर अगर आप गवर्नमेंट को बोले हम लोग जाकर के, तो उस 5% के रेट के अंदर, क्योंकि ये 5% के अंदर क्या होगा, बायर शेयर दोनों शेयर करेंगे, 2-2% शेयर करेंगे, हवाला का कॉस्ट भी लगता है, सब कुछ कॉस्ट लगता है, आपको सब मालूम है। वो कॉस्ट निकालने के बाद जनरली 5% में लोग इतना अधिक नहीं करेंगे, जो बिल्कुल है वो तो करेंगे जाकर, बट आपका इंसेंटिव बहुत कम हो जाएगा। व्हेन इंसेंटिव गोज डाउन, देन लोग इतना काम नहीं करेंगे आपका। दिस इज द अनदर रीजन वी आर टेल द गवर्नमेंट, आपको लॉजिक देना पड़ेगा कि वैट के अंदर में क्यों नहीं होता है मेरे जाकर, 18% में क्यों हो रहा है जाकर मेरा। सेकंड जो आपने बताया, भाटिया साहब ने बताया कि एक पॉइंट बताया था कि हमारा इंपोर्ट बहुत होता है जाकर के, तो इंपोर्ट मेरे को लॉस हो जाएगा। कोई लॉस नहीं होगा। अगर 5% आईजीएसटी बढ़ते हैं अगर आप इंपोर्ट में जाकर के, और फाइनली वो आपका मैन्युफैक्चर पहुंचता है, तो आप खुद इंपोर्ट करते हैं, कोई और इंपोर्ट करता है आपके जाकर, तो वो आप डिफरेंशियल जो 18%, आप तो आपके प्रोडक्ट पे 18%, आप तो अपने टीएमटी बार पे 18% भरन ना, तो डिफरेंशियल आप कैश में भरेंगे जाकर के। इट्स नॉट ए लॉस टू गवर्नमेंट। अंडरस्टैंड माय पॉइंट। सेकंड पॉइंट, 5% में ये तक लॉस हो जाए, वो लॉस नहीं होने वाले जाकर के। तो ये 2 प्रपोजल, देन इनकम टैक्स का प्रपोजल साथ में। तो मेरा ये पॉइंट है। सेकेंडली एक बहुत आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आप
एक फ्रेगमेंटेड अप्रोच गवर्नमेंट के साथ ले रहे हैं, एंटायर इंडस्ट्री आपकी, आईफा वाले अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एमआरए वाले अलग कर रहे हैं, कोई और अलग कर रहा है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट, आप किसी को अपॉइंट कीजिए, दैट्स नॉट एन इश्यू बेसिकली। Let all association come together, including the traders I'm talking about, including the most important जो कड़ी आपकी जो है मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, आपकी कड़ी ट्रेडर्स हैं। अगर वो ट्रेडर्स को आप बोर्ड पे लेके गवर्नमेंट जाएंगे, वो खोल के बोलेंगे सर हमारी ये प्रॉब्लम है, हम चोरी क्यों कर रहे हैं, हम चोरी नहीं करना चाहते, वी आर फोर्स्ड टू डू दिस वन ओनली। तो अगर ये चारों ट्रेडर, बीच वाला, मैन्युफैक्चरर, यू गो ऑल टुगेदर। एंड वन मोर थिंग, आपको गवर्नमेंट सिर्फ आपका आयरन स्टील के लिए कम ज़्यादा नहीं करेगी, गवर्नमेंट करेगी पूरी स्क्रैप इंडस्ट्री के लिए। यह बात आप दिमाग में अच्छी तरह समझ लीजिएगा आपको। तो जब आप आयरन स्टील की बात करके आपको कॉपर की बात, साथ में कॉपर वाले को कॉपर की बात करनी पड़ेगी। सो इट हैज़ टू बी ए कंपेंडिंग ऑफ पीपल टुगेदर, मे बी 4 or 5 ऐसे सिट टुगेदर, थ्रेड पे डिस्कस करो, दिल खोल के करो। आपको अपनी जो वीक पॉइंट बताना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन निकलेगा आपका। सो माई सेकंड सजेशन, गो टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या लेती है, कमेटी बनाई है, जो आप कह रहे हैं वीएम जैन की कमेटी बनी थी, उसका रिपोर्ट आ चुका जाकर के। लेट अस नॉट डिस्कस क्या रिपोर्ट है उसमें जाकर, बट मेरा लॉजिक सिंपली इतना ही है कि ऑल एसोसिएशन कम टुगेदर, गिव प्रपोजल फॉर आरसीएम ऑफ द यूआरडी के अंदर आप दीजिएगा, नहीं तो रेट रिडक्शन ऑफ 5%, बेस्ट सोल्यूशन यूआरडी प्लस 5%, इट कैन वर्क, गवर्नमेंट कैन लिसन, बिकॉज गवर्नमेंट अब चाहती है कि इसमें कुछ हो जा करके। ये मेरे कुछ पॉइंट थे, आई मीन आई थिंक मोस्टली मैंने कवर कर दिया इसमें जा करके। दैट इज़ ऑल आई कैन टेल यू। आई मीन मोस्टली एक पॉइंट जीरो पाया था कि टैक्सेशन के अंदर क्या है। हाँ, एक मैं आपसे कहना भूल गया, सॉरी। अभी जो रिकवरी एंड नोटिस एक्शन जो मैन्युफैक्चरर पे ले रहे हैं, उसका रीज़न क्या है? पहले आप ये लीगली सब एक मिनट लूंगा सर मैं आपसे, गोविंद जी, ओनली 1 मिनट आई टेक इट, विद दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैन्युफैक्चरर्स पे एक्शन क्यों हो रहा है जाकर के, जबकि आपने बताया कि आप में से लोग आप फोटोग्राफ रखते हैं, आरसी बुक रखते हैं, आजकल सब कुछ कर रहे हैं आप लोग ना, यू आर डूइंग ऑल प्रिकॉशन। जब स्क्रैप की गाड़ी आप फोटो निकालते हैं, ड्राइवर का वो आप जो भी आप ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, आप सब कुछ रखते हैं, उसके बावजूद आपके पास पूरा एविडेंस है कि आपने स्क्रैप रिसीव किया, फिर भी आपके अगेंस्ट में एक्शन क्यों हो रहा है? देयर इज ए लीगल प्रॉब्लम। लॉ कहता है कि अगर आपके सप्लायर ने टैक्स नहीं भरा तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, दैट्स ऑल। अब आपके सप्लायर ने टैक्स भरा है कि उसने जीएसटी 3 भी तो फाइल किया ना उसने, इसका मतलब उसने टैक्स भरा है। अब सपोज आप डी है, सी ने टैक्स भरा, बी ने टैक्स भरा है। अब गवर्नमेंट का लीगल पॉइंट क्या है कि एक आदमी ने बोगस सेल किया है, उसकी सेल से उसके जो आईटीसी से सेकंड आदमी में टैक्स भरा है, तो वो टैक्स नहीं भरा है। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं, ए ने बोगस बिल दिया, बी के पास है, बी ने बोगस बिल लिया, बोगस बिल के साथ में रियल स्क्रैप ऐड किया उसने। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना? अब बिल्कुल समझ रहे, आप सबको मालूम है, ठीक है। उसके बाद में बी से सी में बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आपका, और सी से डी आप है इसमें जाकर के। गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि ए ने जो बोगस बिल दिया, बी ने उसका क्रेडिट लिया है, तो बी ने टैक्स भरा, वो टैक्स नहीं भरा उसने, क्योंकि उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेती है। बी ने टैक्स नहीं भरा तो सी का टैक्स गलत, क्योंकि बी की आईटीसी से सी की आईटीसी हुई ना आपकी, तो वो गलत है। सी का आईटीसी गलत था तो आपकी डी की गलत है। ये गवर्नमेंट का लीगल पॉइंट है। आपने गुप्ता जी ने या भाटिया जी ने जो पॉइंट लिया था, 16(2)(c) करके एक सेक्शन है, इस सेक्शन का सिमिलर सेक्शन पहले दिल्ली वैट में था, महाराष्ट्र में, 2 स्टेट की बात में कर रहा हूं उसमें जाकर के, कि अगर सप्लायर ने टैक्स नहीं भरा है तो बायर को क्रेडिट नहीं मिलेगा। बड़ा सिंपल सा लॉ है, और जीएसटी में वही प्रोविजन आया। दिल्ली हाई कोर्ट ने फेल्ड किया था कि ये प्रोविजन इलीगल है। ये प्रोविजन प्रमोद जी ने बताया आपको कि भाई आप बायर हो, आप उसके घर में जाके नहीं पूछ सकते भैया तेरे घर में क्या हो रहा है, तेरी बुक सही है, तूने सही परचेज किया, गलत परचेज। आपका काम है कि माल आया, जीएसटी 3 भी भरा, आपका काम सफिशिएंट हो गया। ये जो प्रोविजन जो जीएसटी में 16(2)(c) है, ये ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के हर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है। इसलिए चैलेंज हुआ कि एग्जैक्टली सिमिलर प्रोविजन दिल्ली वैट एक्ट में था, जो चैलेंज हुआ था। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया। महाराष्ट्र का बॉम्बे हाई कोर्ट का एक कॉन्ट्रेरी जजमेंट था, महालक्ष्मी जेनिन का जजमेंट, वो कॉन्ट्रेरी जजमेंट था। बट वो महालक्ष्मी जेनिन का बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट जब दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो उसको कंसिडर किया था।
वो कंसिडर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया। इसका मतलब आज के दिन में वैट के अंदर सिमिलर प्रोविजन में सुप्रीम कोर्ट बोलता कि आप ऐसा प्रोविजन नहीं बना सकते हो जिसमें एज ए बायर आपके पास इम्पॉसिबिलिटी है। आप कैसे जाके सेलर को उसकी बुक्स जाके चेक कर सकते हो कि भैया तूने सही लिया, तूने गलत किया? आप तो नहीं कर सकते ना। तो बोला जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो आप लॉ नहीं बना सकते हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया। मैं अपने पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं आपको। तो 16C2 आपका ऑलमोस्ट इंडिया के हर स्टेट में चैलेंज, बॉम्बे हाई कोर्ट में, सब हाई कोर्ट में पहले पड़ा हुआ है। एक अटेम्प्ट किया था, आई डोंट नो कहाँ से किया था, हमने शायद नहीं किया था, हमने भी कोशिश की थी उसको कि सबको सुप्रीम कोर्ट में, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से जितने हाई कोर्ट में केस पड़े सबको आप एक जगह लेके आ जाए, जाके ब्रिंग ऑल टुगेदर, ताकि नहीं तो हाई कोर्ट के जजमेंट से अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑलमोस्ट रेडी था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने ऑलरेडी डिसीजन हियर कर दिया है, सो वी आर नॉट गिविंग एनी ऑर्डर ऑन दैट आल्सो। अब मेरा प्रपोजल क्या है, एज ए एसोसिएशन आप लोग या जो भी आपके एसोसिएशन XYZ MRI है, आप लोग यू कैन बिकम ए इंटरविनर इन ऑल दिस रिट पिटिशन। मेरी बात समझे आप? सपोज आप में से कमल जी, आपकी कोई कंपनी मान लो, आप हाई कोर्ट में गए, ठीक है, उसको चैलेंज करते हुए आपको, ठीक है, ये योगेश जी आप गए हो मान लो, तो एसोसिएशन कैन आल्सो बिकम इंटरविनर। अभी ऐसे कई इशू है जिसमें बहुत सारी कंपनियां इंटरविनर, तो आप एज ए एसोसिएशन, आप जो भी 2-4 एसोसिएशन, आप 2-4 इंपॉर्टेंट स्टेट जैसे महाराष्ट्र हो गया आपका, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, जो भी है, राजस्थान, 3-4 स्टेट में यू कैन बिकम ए इंटरविनर। तो जो केस डिसाइड होगा तो आपकी बात सुनाई जाए जाके। तो दिस इज अनदर लीगल वे। और वो सेक्शन मुझे जो लगता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई भी जजमेंट आ सकता है, इट्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग केस कि इस केस को जीत सकते हैं। अगर ये केस इंडस्ट्री जीत जाती है तो आपके मैन्युफैक्चरर पे कोई एक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आपके सप्लायर ने टैक्स भरा जाकर। मैं बड़ा सिंपल सा बता रहा हूँ आपको, अल्टीमेटली एक्शन ए पे होगा, भैया उसने चोरी, उसको पकड़ो जाके ना। चोर तो वो है, चोर तो वो है, ए है जिसने बोगस बिल दिया है, आप उसके आगे किसी को नहीं पकड़ सकते। तो दीज आर द 3-4 लीगल ऑप्शन आई हैड इन माइंड। आप जो आपको ठीक लगे उसमें से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सॉरी मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका, बट थैंक यू।